तब तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल एक्सरसाइज नहीं आते तो मुझे बताना, अगर बीच में टाइम मिला तो वो करवा दूंगा। कल एग्जाम में क्या आएगा? चैप्टर 1, 2 एंड 3, बस वो पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा। कौन है ये अननोन गेमिंग? अनकोन के बाद एन आना चाहिए, शायद नहीं लिखा, स्पेलिंग नहीं आती होगी शायद। एंजल मोस्टली सब ट्राई करूंगा कवर हो जाए, जितना पॉसिबल होगा उतना कवर करवा दूंगा। तो पेपर लीक कर दो, थोड़ा पेपर लीक कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आईएमपी बोलता जाऊंगा, भाई ये मैंने पूछा है, तुम लर्न करते जाना साथ साथ। नालायक को पढ़ने आयो आईएमपी लेने आयो? यस सर प्लीज। बोर्ड में तो कोई आईएमपी होगी नहीं, सब पढ़ना पड़ेगा। ये आईएमपी के चक्कर छोड़ दो। रोड मैप फॉर बोर्ड, सही है। बोर्ड अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपका टेक्स्ट बुक अच्छे से कवर होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल्स जितने मैंने करवाए हैं और सारी थियरीज जो मैंने नोट्स में तुम्हें करवाई है, वो अगर कवर होगा तो तुम्हारा बोर्ड का 50 मार्क्स का एग्जैक्ट उसमें से आएगा। बाकी जो 50 मार्क्स है एमसीक्यू, उसके लिए नंबर ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक को रीड भी करो, जब भी थोड़ा टाइम मिले थोड़ा रीड करो, रीडिंग से भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ करते हैं, 2 मिनट स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बच्चे आ रहे हैं बेचारे। सर जनता आईएमपी मांग रही है। हाँ जनता का काम ही है आईएमपी मांगना। जेडब्ल्यू क्लियर कैसे करें? प्लीज पिक एमयू क्वेश्चंस। जो जे क्लियर करने के लिए कंसेप्ट को बेसिक से क्लियर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ में उसको याद रखना। बहुत बार हमें सम पढ़ने के बाद फॉर्मूला याद नहीं आती तो भी जे क्लियर नहीं होगा। जेडब्ल्यू के लिए या नीट के लिए आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा चाहिए। लॉजिक तो चाहिए लेकिन मेमोरी पावर, एक टाइम पे सारी फॉर्मूलाज याद होना। वो कब होंगी? जब आप नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा करोगे। कोई भी चीज पढ़ी, कोई भी एमसीक्यू सॉल्व किया, उसको वापस दोबारा सॉल्व करो। नंबर ऑफ रिवीजन ही आपकी जेडब्ल्यू और नीट में रैंकिंग बढ़ा सकता है, बाकी नहीं। संजय सिंह, वी वांट जस्टिस। किस बात का जस्टिस चाहिए तुझे? चमक रहे हो सर? हाँ थोड़ी बहुत लाइटिंग अच्छी ना, इसलिए। कितने बजे तक लेक्चर रहेगा? देखते हैं जितना चलेगा। एमसीक्यू के लिए डीपीबीएस करो मेरी। सर आज कितने बजे लेक्चर चलेगा? मैंने बोला चलेगा थियरी 1.5 घंटा तो समझ लो। तो सब तो ठीक है, पर कल एग्जाम 2 बजे से है, मैं स्कूल ही 2 बजे आता हूँ। तो तू एक बार सर से बात कर लेना अपने एडमिन से, वो थोड़ा बहुत सेटल कर देगा टाइमिंग या आफ्टर लेक्चर। एग्जाम देना जरूर, 1 2 3 क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सीधा 1 2 3 की टेस्ट लेंगे अब डायरेक्ट फाइनल्स में। तो क्या अभी हम 4 5 6 7 8 पे ध्यान देंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। पूरा ध्यान, बीच में अगर कोई डाउट वगैरह आए तो मैसेज करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 1 2 3। चलो चैप्टर 2 से स्टार्ट करता हूं, पूरा ध्यान। चैप्टर 2 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। बात अगर हम पोटेंशियल की करें तो पोटेंशियल का बेसिक मतलब होता है वन टाइप ऑफ वर्क डन। अगर किसी चार्ज के पास दूसरे चार्ज को ले आते हैं, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के पास दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को ले आते हैं, तो जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। अब मान लो अपने पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है और बहुत दूर इन्फिनिटी से
यूनिट चार्ज को ले आते हैं। तो ऑलरेडी अपने पास सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है और दूर से यूनिट चार्ज को ले आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो हमें बाहर से ताकत लगानी पड़ेगी। देखो ध्यान से समझते हैं इस बात को। ये समझो ये सिस्टम है जिसमें अपने पास यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, और R डिस्टेंस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है ना, ठीक है, यहाँ वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप आएगा नहीं, हमें बाहर से ताकत लगा के ले आना पड़ेगा। तो इस चार्ज को यहां से यहां लाने में जो भी वर्क लगता है उस वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वर्क की बेसिक फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन F डॉट dr। तो F की जगह लिखेंगे Q इंटू ई डॉट dr। Q यानी किसको ला रहे हैं, तो यूनिट चार्ज को, तो W हो जाएगा यूनिट चार्ज की जगह 1 E डॉट dr। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज जब हम यहाँ लाएंगे ना तो ये सिस्टम इसको ओपोज करेगा, तो हमें आगे लगानी पड़ती है माइनस साइन, और लिमिट कहाँ से, इन्फिनिटी से P पॉइंट लेंगे। तो W हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से P E डॉट dr। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन है इस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V P। तो Vp इज इक्वल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से P E डॉट dr। तो किसी भी P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी से P E डॉट dr। अगर इसमें हम दो पॉइंट्स का डिफरेंस लें विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा Vp माइनस Vq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P से Q E डॉट dr। क्या फॉर्मूला होगी, Vp माइनस Vq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से, P से Q E डॉट dr। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बात करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट in electric field against the electric field is known as electrostatic potential. Clear? The work done to bring a unit positive charge from infinity to given point in electric field against the electric field is called electrostatic potential। और उसकी फॉर्मूला ये याद रखनी है तुमको, V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से P E डॉट dr। माइनस इसीलिए क्योंकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं। इसके अलावा ये पोटेंशियल है तो उसका यूनिट याद रखना, जूल पर कुलम या फिर वोल्ट। क्या यूनिट होता है, जूल पर कुलम या फिर क्या होता है, वोल्ट। समझ आई सबको बात ये, किसी को डाउट हो तो पहले क्लियर करो फिर मैं आगे बढ़ूं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अच्छे देख लो पहले, इसमें कुछ डाउट हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें क्लियर हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं। ओके चलो वन मोर टाइम फिर से देख लो, किसी भी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी हमें वर्क करना पड़ता है उस वर्क को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसकी फॉर्मूला होती है माइनस इंफिनिटी से P E डॉट dr, और डिफरेंस होता है Vp माइनस Vq इज इक्वल टू P से Q E डॉट dr, और यूनिट याद रखना जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। क्लियर? अब इसमें पूरा ध्यान, ये तो सिंपल पोटेंशियल है, ठीक है। हमें जो पहली थियरी इस चैप्टर की आती है एक्चुअल थोड़ी दूर आ गई है इस बोर्ड पे, इसलिए मिटा रहा हूं बोर्ड से। चलो अभी ध्यान दें यहाँ पे, अभी जो टॉपिक है पहला टॉपिक, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से,
पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज, मतलब जैसे एक्स वाई एक्सिस है, यहां पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, हमें आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से ले आना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को ले आना है इस चार्ज के अगेंस्ट। तो पूछा है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो पोटेंशियल की बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से P पॉइंट, मान लो ये P पॉइंट है, इंफिनिटी से P E डॉट डी आर, इसमें V एज इट इज माइनस इंफिनिटी से P, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में पढ़ी हमने, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। V सेम माइनस सेम, के क्यू बाहर, अंदर बचेगा इंफिनिटी से P आर एस टू माइनस टू डी आर। क्यों आया माइनस टू, नीचे से ऊपर ले गए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की बेसिक फॉर्मूला, जितना भी पावर हो उसमें +1 वो वैल्यू नीचे। क्या रूल है इंटीग्रेशन का, जितना भी पावर हो उसमें +1 वो वैल्यू नीचे, और लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर। अच्छा -2 + 1 क्या होता है, तो ये हो जाएगा आर एस टू -1, और नीचे -2 + 1 -1 इंफिनिटी से आर। अब इसमें ये जो नीचे वाला माइनस है ये आगे वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो V क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस के क्यू, और आर एस टू -1 को लिख सकते हैं 1/r, और लिमिट इंफिनिटी से आर। ध्यान से देखना, यह लिमिट इंफिनिटी से P थी और यहां पे मैंने इंफिनिटी से R लिख दिया, क्यों, क्योंकि P तो पॉइंट है, उसका डिस्टेंस R है, तो डिस्टेंस R होने की वजह से हम यहाँ पे लिमिट लेंगे इंफिनिटी से R। अब इसमें पहले R डालेंगे तो हो जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो V क्या बचेगा, के क्यू बाय आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। 2 मार्क में सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है, तो सबसे पहले पोटेंशियल की फॉर्मूला माइनस इंफिनिटी से P E डॉट डी आर, E की जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर को ऊपर ले लिया तो आर एस टू -2। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, जितना पावर हो उसमें +1 वो वैल्यू पूरी नीचे, -2 + 1 -1, -2 + 1 -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और आर एस टू -1 को लिखेंगे 1/r, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा, के क्यू बाय आर। एक बार अच्छे से देख लो, कुछ डाउट हो तो पहले क्लियर करो। हिमांशु रौतेला, क्या नाम है बेटा तेरे लिए, सबको क्लियरिटी तो दिख रही है ना एकदम। संजय सिंह पूछा है सर ये कल के पेपर हमें आने वाला है, नालायक कहीं का, यहीं पे लेने बैठा है तू, पढ़ने में ध्यान दो, पढ़ने में। गौरव तिवारी, कितने आर की टेस्ट है, 1.5 घंटे की टेस्ट है बेटा, 1.5 आर, 40 मार्क की टेस्ट होगी, 15 एमसीक्यू होंगे, 25 का थियरी पोर्शन होगा। जनरल ऑप्शन मैंने डाले हैं, ध्यान रखना, मैंने क्या डाला है, जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शन मतलब 2 मार्क के, एक सेकंड, हाँ कल के टाइम में मैंने 2 मार्क में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन डाले 6 हैं, मतलब तुम्हें कोई भी 6 में से 4 करने हैं, 3 मार्क में 5 में से 3 करने हैं, और 4 मार्क में 3 में से 2 करने हैं। तो जनरल ऑप्शन डाले हैं, उस हिसाब से तुम जाना। क्लियर, बोले थैंक यू सर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। ये था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट,
ये था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी जो मैं थियरी करवाने वाला हूँ वो 4 मार्क में आती है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पूरा ध्यान। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल 4 मार्क का थियरी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब जिसमें 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पूरा ध्यान यहाँ पे समझो। यहाँ पे मैंने चार्ज रखे हैं, यहाँ रखा है -q, यहाँ रखा है +q। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ये पॉइंट यहाँ से r1 डिस्टेंस पे है, यहाँ से r2 पे है, सेंटर से r पे है। एंगल बन रहा है थीटा। ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस भी कितना है, a है। मतलब अपने पास 2 चार्ज है, एक +q और दूसरा कौन सा, -q। और दोनों की वजह से इस पॉइंट पे, समझो पॉइंट का नाम हम P देते हैं, इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेंगे 2। कौन से 2, एक पॉजिटिव चार्ज का मिलेगा और एक नेगेटिव चार्ज का। पोटेंशियल की बेसिक फॉर्मूला तो मैं याद दिला दूं, अभी हमने करी, V = KQ/R। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल लगेंगे 2। क्लियर, KQ/R पॉजिटिव के लिए और दूसरा KQ/R नेगेटिव के लिए। बेटा एक मिनट, तुझे अगर डिस्टर्ब हो रहा तो पास में चले। तो पोटेंशियल V, तो V के 2 पोटेंशियल मिलेंगे, V1 + V2। V1 पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, KQ/R1। V2 होगा -KQ/R2, माइनस इसीलिए क्योंकि दूसरा चार्ज नेगेटिव है। KQ कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 - 1/R2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको क्लियर। अब जो मैं आगे करवाने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 11th स्टैंडर्ड में हमने 2 वेक्टर का एडिशन किया था विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। R = √a² + b² + 2ab cos θ। यहां भी वही होगा। अगर तुम ध्यान से देखो, ये a, R1 और R ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। A, R1 और R, मतलब यहां पे हम लिखेंगे R = R1 + A। क्या लिखेंगे, R1 + A। यानी जो R है रिजल्टेंट, वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। अब इसमें मैं अगर R1 को सब्जेक्ट बनाऊं तो R1 बन जाएगा R - A, ये इस तरफ जाएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड आएगा R1² = R² + A² - 2RA cos θ। क्या फॉर्मूला आएगा, R1² = R² + A² - 2RA cos θ। ये पैरेललोग्राम मेथड का आंसर है। यहाँ माइनस है तो उसकी वजह से यहाँ माइनस आएगा। अब पूरी इक्वेशन में से हम लोग कॉमन निकालेंगे R², तो मिलेगा 1 + A² R² - 2RA cos θ R²। पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन निकाला मैंने, R² कॉमन निकाला। अगर तीनों में से मैं R² कॉमन निकालूंगा तो यहां बचेगा 1। इसके पास R² नहीं है तो डिवाइड में, इसके पास भी नहीं है तो डिवाइड में। तो R1² हो जाएगा R², 1 + A² R² इसमें R और नीचे R² है तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2A cos θ R। यहां क्लियर हुआ सबको इतना, किसी को डाउट? क्या ध्यान सबका। अब इसमें if A is much less than R, समझो A R से बहुत छोटा है, मतलब ये जो A है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, R की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर A R से बहुत छोटा होगा तो A²
आर स्क्वायर से और ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर ए आर से बहुत छोटा होगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा। मान लो ए 1 है, आर 100 है, तो 100 से बहुत छोटा है, लेकिन स्क्वायर करेंगे ना तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो इसको अगर मैं नीचे ले लूं तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वेरी मच लेस देन 1। मतलब इसको डिवाइड लेंगे तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आएगा, 1 से बहुत छोटा, मतलब 1 के कंपेयर में इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो r1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा हमें 1 माइनस 2a cos थीटा बाय आर। यहां से फिर से देख लो, हमने पहले लिया r इज इक्वल टू r1 प्लस a, मतलब ये जो r है ये दोनों का एडिशन है। इसमें सब्जेक्ट बनाया हमने r1 को, r माइनस a, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, सब में से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसके बाद ये r इस r स्क्वायर में एक के साथ कैंसिल होके एक बचा, फिर a r से बहुत छोटा है, मतलब a स्क्वायर r स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, तो ये वैल्यू 1 के कंपेयर में क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट, बचेगा सिर्फ 1 माइनस और ये वैल्यू मिलेगी। दोनों से रूट कर देंगे, अब अगर दोनों से रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा r1 इज इक्वल टू r 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइड बाय r। इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं जैसे तुम्हें दिखे, ठीक है। तो रूट कर देंगे तो r बनेगा 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r का 1/2। ध्यान से देखो, स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर नहीं है, तो इन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको 1/2 मिलेगा। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो r1 को लिखेंगे 1/r1, r को लिखेंगे 1/r, इसको लिखेंगे 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r का -1/2। क्यों -1/2, इसको उल्टा किया तो r1 का उल्टा 1/r1, r का उल्टा 1/r, और इसका पूरा उल्टा तो कितना हो जाएगा, -1/2। क्यों आया -1/2, क्योंकि हमने इन दोनों को उल्टा किया, उसको उल्टा नहीं किया तो पावर को माइनस कर दिया। तो अगर किसी चीज को उल्टा ना करो तो उसका पावर क्या कर देंगे हम, माइनस, यानी r1 का हो गया 1/r1, r का हो गया 1/r, और इसमें पावर 1/2 है तो क्या हो गया, -1/2। अब यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे a जो है ना r से बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे, अप्लाइंग, क्या अप्लाइंग, बाइनोमियल थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, ये जो पावर है ना आगे आ जाती है, तो क्या बन जाएगा, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस ये -1/2 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, 2a cos थीटा बाय r। इसमें 2 कैंसल, तो 1/1 क्या मिलेगा, 1/r, 1 माइनस माइनस प्लस a cos थीटा बाय r। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। देख लो अच्छे से भाई, ये पूरा मैथमेटिकल स्टेप है, क्लियर। पूरा फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। r इज इक्वल टू r1 प्लस a लिखा, r1 को सब्जेक्ट बनाया तो r माइनस a, इसका मैग्नीट्यूड लिया r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा। ये पैरेललोग्राम मेथड है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वाला। r1 स्क्वायर सेम, सब में से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा 1, या a स्क्वायर बाय r स्क्वायर, या भी डिवाइड बाय r स्क्वायर। फिर इसमें एक r ऊपर है, नीचे r स्क्वायर है, तो नीचे एक r बचेगा। फिर यहाँ पे a r से बहुत छोटा है, तो a स्क्वायर r स्क्वायर से और ज्यादा छोटा होगा, यानी a स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 से बहुत छोटा होगा, तो 1 के कंपेयर में इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, बचेगी ये वाली वैल्यू। फिर दोनों से रूट कर देंगे, रूट कर देंगे तो इसके पास स्क्वायर नहीं है, तो इसके ऊपर 1/2 पावर आएगा। फिर उल्टा कर देंगे, r1 का 1/r1, r का 1/r प्लस 1/2 का -1/2। फिर a r से बहुत छोटा है तो क्या अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का रूल क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है, कब, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत छोटा हो तो पावर आगे आ जाती है। तो आगे पावर आगे, 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस,
तो ये हो जाएगा 1/r1 इक्वल्स टू 1/r 1 प्लस a cos थीटा बाय r। ये हमें जस्ट अभी पहला पोर्शन मिला है। दूसरा पोर्शन अगर तुम यहां ट्राइंगल में देखो तो R2 इज इक्वल टू होगा a प्लस r। जैसे r क्या था r1 प्लस a, r क्या था r1 प्लस a, वैसे r2 क्या होगा r प्लस a। मतलब नाउ अब क्या लेंगे हम R2 इज इक्वल टू r प्लस a। यहां देखो R1 क्या था r माइनस a, उसका इतना बड़ा सॉल्व किया। वैसे R2 क्या है r प्लस a, तो इसका भी बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहां हमें वो सॉल्यूशन नहीं करना, हमें सिमिलरली वर्ड यूज करना है। सिमिलरली मतलब नाउ करके यहां क्या लिख देंगे सिमिलरली। अब सिमिलरली मतलब जैसे R1 इज इक्वल टू r माइनस a है, इसका आंसर ये आया। मतलब यहां माइनस था, यहां प्लस आया, यहां प्लस है, तो इसका आंसर आएगा 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाय r। मतलब यहां तुम्हें सॉल्व नहीं करना, सिमिलरली करके लिख देना है। खाली सॉल्व R1 को करना है, R2 को सॉल्व नहीं करना। तो हमें 1/r1 मिल गया, 1/r2 मिल गया। ये दोनों चीजें किस में डाल देंगे इस फॉर्मूला में। तो यहां फॉर्मूला में कैसे डालेंगे ध्यान समझो। तो यहां पे v इज इक्वल टू क्या है अपने पास के क्यू, ब्रैकेट में क्या है अपने पास 1/r1 है, तो 1/r1 की जगह ये वैल्यू कितनी वैल्यू 1/r ब्रैकेट में 1 प्लस a cos थीटा बाय r। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूं जैसे तुम्हें बाद में क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूं, ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा और। सबको क्लियर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे v हो जाएगा के क्यू 1/r प्लस 1 प्लस a cos थीटा बाय r। माइनस में, तो माइनस में यहाँ 1/r2 था, तो 1/r2 की जगह ये वैल्यू डाल देंगे। कितनी वैल्यू डाल देंगे 1/r 1 माइनस a cos थीटा डिवाइड बाय a cos थीटा डिवाइड बाय r। दोनों में से r कॉमन बचेगा 1 प्लस a cos थीटा बाय r माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a cos थीटा बाय r। तो इसमें 1 तो कैंसिल हो जाएगा, a cos थीटा बाय r प्लस a cos थीटा बाय r क्या बन जाएगा ये 2a cos थीटा बाय r। इसमें v सेम, k सेम, q 2 है साथ में इंटू cos थीटा, कौन साथ में q इंटू 2a अपॉन में r स्क्वायर। क्या होता है q इंटू 2a याद है सबको, डायपोल मोमेंट p। तो v क्या बन जाएगा के पी cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन। लास्ट में तुम्हें इसमें स्पेशल केसेस भी लिखने होते हैं। कौन से स्पेशल केसेस, थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल कितना, थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल कितना, और थीटा 180 होगा तो पोटेंशियल कितना। थीटा 0 डालोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, 90 डालोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, और 180 डालोगे तो cos 180 -1 हो जाएगा। तो स्पेशल केसेस लिखने हैं, और आगे तुम्हें इस डायग्राम से पहले थियोरी भी समझानी होगी, वो एज शोन इन फिगर और डायग्राम को क्लियर करना होगा। अच्छे देख लो, डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छे से देख लो, कुछ क्लियर कर लो पहले। हाँ बेटा, स्पेशल केस नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कटेगा। स्पेशल केस 3 है, 0 एंगल पे, 90 एंगल पे और 180 एंगल पे। क्लियर। तन्मय जोशी बेटा गुड इवनिंग, आज तो 12th वालों का लेक्चर है। हाँ बेटा, बोर्ड्स में भी लिखने पड़ेंगे आपको कंपलसरी।
अच्छे से देख लो भाई, डाउट हो तो क्लियर करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। मेहुल बेटा बहुत बढ़िया। तो ये 4 मार्क में थियरी मोस्टली आती है, तो इस पे तो पूरा फोकस करना ही करना। ठीक है, बढ़े आगे। अरे एकदम बढ़िया देवांशु। हाँ बेटा, एमसीक्यू आएंगे कल वाले एग्जाम में कंपलसरी। बुक में स्पेशल कैंसिलमेंट नहीं है, लेकिन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बुक में भी नीचे दिया होगा, एक बार पढ़ोगे थियरी उसमें दिया होगा कंफर्म। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ते हैं इस थियरी में से, अब पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। एमसीक्यू कल गाइस कितनी बार पूछोगे? सही बात है। हाय बेटा तन्मय, हाय, हाउ आर यू? तो 12th पढ़ने आया आज? चलो मैं इसको मिटा देता हूं, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं थियरी में। अब पूरा कंसंट्रेट। अभी हम बढ़ेंगे आगे। टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 मार्क में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी 2 या 3 मार्क में आती है थियरी। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अभी हमने डायपोल का पोटेंशियल फाइंड किया, अभी हमें फाइंड करना है डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। पूरा ध्यान। ब्लर हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबको याद होगी, द लाइंस विच आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, द लाइंस विच आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है एक डायपोल। क्या रखा है? डायपोल। डायपोल में एक चार्ज है माइनस क्यू, और एक चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू। और एंगल वही एक्स और वाई एक्सिस में, एंगल मान लो थीटा है। ये सेम डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। किसमें देख चुके हैं? चैप्टर 1 में। क्या देखा था कि जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क। कितना टॉर्क लगता है? याद है फॉर्मूला सबको? इट्स टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। कौन सा टॉर्क लगता है? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब जैसे टॉर्क लगेगा तो हम इस टॉर्क की हेल्प से इसको रोटेट करना है। कहां से रोटेट करना है? कोई इनिशियल एंगल मान लो थीटा नॉट है, उससे हम थीटा पे ले जाना है। किसी भी इनिशियल एंगल थीटा नॉट से थीटा पे ले जाना है इस टॉर्क की हेल्प से। तो हमें फाइंड करना है इस टॉर्क की वजह से वर्क डन क्या होगा। तो टॉर्क का वर्क डन ये होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। इसमें W सेम, टाउ की जगह PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसमें PE बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट होती है थीटा नॉट से थीटा, जो लिमिट दी हुई थीटा नॉट से थीटा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। याद रखना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये माइनस बाहर, तो W हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, सॉरी माइनस PE कॉस थीटा, लिमिट थीटा नॉट से थीटा। माइनस बाहर निकाल दिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे।
W इज इक्वल टू माइनस पीई अपर लिमिट कॉस थीटा लोअर लिमिट कॉस थीटा नॉट। पहले डालेंगे कॉस थीटा फिर कॉस थीटा नॉट। अब आगे जो माइनस है ना उसको अंदर डाल देते हैं, तो W क्या बन जाएगा? W बन जाएगा पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। इसको ध्यान से समझो, ये माइनस है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो टर्म माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। अब हमें वर्क डन मिला पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। हमें वर्क डन नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल वर्क डन में आती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। एक्चुअल होता है माइनस डेल्टा यू, बट एक्चुअली वर्क डन इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहां पे जो वर्क डन मिला है ना, ये हमें एक पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिली, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिला है। क्या मिला है? डिफरेंस। जैसे एग्जांपल समझो, वर्क की वैल्यू है 5 जूल। कितनी वैल्यू है? 5 जूल। मतलब ये दो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है 5 जूल। डिफरेंस है मतलब ऐसा हो सकता है एक एनर्जी 7 जूल हो, एक एनर्जी 2 जूल हो, तो डिफरेंस क्या आएगा? 5। ऐसा भी हो सकता है एक 8 हो एक 3 हो, ऐसा भी हो सकता है एक 20 हो एक 15 हो। मतलब ये 5 एक्चुअल दोनों का डिफरेंस है। तो हमें अगर वर्क डन की जगह एग्जैक्ट थीटा एंगल पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड करनी हो तो कैसा होगा? मतलब इस फॉर्मूला से हमें एक पोटेंशियल नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगी? डिफरेंस मिलेगा। अब समझो, इसको ध्यान दो, जैसे भाई मैं लिखूं भाई 8 जूल माइनस 3 जूल, तो आंसर क्या आएगा? 5 जूल। अगर मैं लिखूं 5 जूल माइनस 0 जूल, तो भी आंसर क्या आएगा? 5 जूल। इसमें कैसा है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन इसमें एक एनर्जी की वैल्यू वर्क के एग्जैक्ट इक्वल है क्योंकि दूसरी 0 है। तो जब डिफरेंस में किसी भी एक की वैल्यू 0 होती है तो दूसरे की वैल्यू एग्जैक्ट वर्क होती है। मतलब अगर मुझे वर्क इज इक्वल टू एक कोई भी सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मुझे दूसरे की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दो एंगल हैं, तो कोई एक ऐसा एंगल लेंगे जिसकी वैल्यू 0 हो जाए। अब एंगल डिपेंड है कॉस पे, तो कॉस 0 किस पे होता है? 90 पे। तो हम क्या लेंगे? थीटा नॉट 90। टेक थीटा नॉट इज इक्वल टू 90। तो W क्या हो जाएगा? PE cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 0 होता है, तो W हो जाएगा PE 0 माइनस cos थीटा। इस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको बोलते हैं U। तो U क्या बन जाएगा? माइनस PE cos थीटा, या इसको लिखते हैं U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा या माइनस P डॉट E। फिर से एक बार देख लो, हमने डायपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डायपोल पर टॉर्क लगता है PE sin थीटा। इस टॉर्क की हेल्प से हमको रोटेट करवाना है थीटा नॉट से थीटा तक। फिर हमने फॉर्मूला लगाई W इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, टाउ की जगह PE sin थीटा, PE बाहर, साइन का इंडिकेशन माइनस कॉस, इस माइनस को बाहर निकाला, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के ये निकाला, फिर जो माइनस है वापस अंदर डाल दिया, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस थीटा पहले फिर कॉस थीटा। अब हमें वर्क में से एक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो दूसरे को 0 करना पड़ेगा, तो हमने थीटा नॉट लिया 90, तो ये 0 हो जाएगा। तो थीटा वाले एंगल पे हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी जो कितनी है? माइनस PE cos थीटा। फिर इसमें ध्यान रखना, इसमें स्पेशल हैं दो। अगर थीटा 0 है, कितना है थीटा? 0, तो U क्या आएगा?
माइनस पीई। थीटा अगर 0 है तो यू क्या आएगा, माइनस पीई। उसका मतलब इट इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जब भी थीटा 0 हो एनर्जी आएगी माइनस पीई विच इज मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर थीटा 180 है, थीटा 180 है तो cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो u क्या मिलेगा, प्लस पीई। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी, यानी वो हो जाता है अनस्टेबल। तो जब थीटा 0 था एनर्जी मिनिमम, स्टेबल मैक्सिमम। जब थीटा 180 हो जाएगा तो एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम। तो ये दो स्पेशल केस तुम्हें याद रखने हैं। एक बार अच्छे से नोट्स में से इसमें से गो थ्रू कर लो, डाउट हो तो पहले क्लियर करो। राइट प्लान। आरिफ राजा, बेटा मैं अहमदाबाद से हूँ। दोनों सेम एंगल हो तो 0 हो जाएगा ना बेटा, दोनों सेम हो तो 0 हो जाएगा। दोनों सेम मतलब वो रोटेट ही नहीं हुआ ना, उसी एंगल पे है। दोनों अलग अलग एंगल पे होंगे तो दोनों का डिफरेंस मिलेगा हमको, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी। एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो दूसरे को 0 करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये एक एंगल की वैल्यू हो गई और दो एंगल का डिफरेंस ये हो जाएगा। तो तुम्हें दो एंगल के लिए फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और एक एंगल के लिए फाइंड करना हो तो ये लगाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। राठौर देवांशु से एक बार गॉस लो तो लास्ट टाइम करवा दिया था रिवीजन में। एक बार लास्ट वाली थियरी मतलब अपने वीडियो देख ले, चैप्टर 1 का दूसरा रिवीजन, उसमें तुम्हें मिल जाएगा गॉस लॉ, पूरा अच्छे से मैंने क्लियर करवाया उसमें। आज कैसी की सबकी जेडब्ल्यू नीट की टेस्ट 1 2 3 चैप्टर थे, अच्छी गई कि नहीं? सबने दी थी कि बाकी किसी की भी टेस्ट ठीक थी? सर कोई नहीं, डाउट हो तो पूछना नेक्स्ट टाइम। राठौर देवांशु बोला बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया भी, बाकी सबकी अच्छी गई? क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो, क्यों अच्छी नहीं गई बेटा? एनाइम स्केच दी थी सर, सैयारा देखी, लक्ष्य अलग एग्जाम नहीं थी तुमने, कुछ कह नहीं सकते सर, फर्स्ट क्लास। फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, हाँ वो ठीक है, फिजिक्स तो हार्ड है ही पहले से ही। यस सर, अच्छी थी, बहुत बढ़िया वंशिका। ये क्या लिखा है, एक्स वाई जेड ई टी, इनकम क्या इनकम? कोई बात नहीं। अच्छा एनआईएम इसके तो नालायक, पूरा नाम लिख, ध्रुविल। एनआईएम इसके लिख रहा है, अच्छा सा नाम है ध्रुविल, लगा पूरा। फिजिक्स हार्ड था, हाँ फिजिक्स 3 चैप्टर थे ना, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। कल भी फिजिक्स ही है, तैयारी कर लो अच्छे से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कल फिजिक्स के में तुम्हें क्या मिलेगा, जनरल ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। चलो भाई, ये थियरी सबको क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूं? एनीवन इसको डाउट हो तो क्लियर करो। फिजिक्स हार्ड था, फिजिक्स तो हार्ड है। देवेश, अच्छा देवेश अपना नाम चेंज कर, क्या लिखा है, वाइटर वोन डूम, नाम लिखो देवेश, अच्छा नाम है। कृष्ण पटेल, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो था पोटेंशियल एनर्जी किसकी, डायपोल की।
अब इस चैप्टर में और जो ज्यादा चीजें आगे इंपॉर्टेंट होते हैं तो सबसे पहले इसमें चीज आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से क्लियर है क्या? एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके अलग अलग शेप होते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो, कोई भी क्यू मान लो, उसके आसपास अगर मैं शेल बनाऊं आर रेडियस की, तो शेल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो ये शेल बिहेव कैसे करेगी? एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में तुम्हें खास ध्यान रखना है 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स। पूछते ही क्या है? गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है, डिफाइन। डिफाइन मतलब a surface on which electric potential is same at each and every point is called equipotential surface। पहला ये था। सेकंड, electric field on equipotential surface is always perpendicular to it। electric field on equipotential surface is always perpendicular to it। वो हमेशा उसके perpendicular होता है। क्लियर? तीसरा, work done to move a charge on equipotential surface is always zero। work done to move a charge on equipotential surface is always zero। क्या रहेगी बात? नहीं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता हो? सेम, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। पहला तो उसकी खुद की डिफाइन, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। दूसरा, electric field is always perpendicular to the equipotential surface। तीसरा, work done to move a charge on equipotential surface is always। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस वो पॉइंट चार्ज, प्लेनर, 2 पॉजिटिव चार्ज, डायपोल। तो एक बार टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 गो थ्रू कर लो। टेक्स्ट बुक में अभी कर लो पेज नंबर 54, वहां पे तुम्हें ड्रॉ किए हुए मिलेंगे। क्या ड्रॉ किए मिलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डिफरेंट चार्जेस। एक बार देख लो पेज नंबर 54 अच्छे से। आदित्य यादव, हाँ बेटा भूख लगी तुझे? अच्छे से देख लो पहले एक बार पेज नंबर 54, याद से देख लो 54 नंबर। उसमें कुछ डायग्राम्स होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का। देखो वही है कि मेरी मिस्टेक हो रही, मुझे याद नहीं आ रहा 54 है कि नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे? पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन आएगा, या फिर ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर पॉजिटिव चार्ज फॉर 2 चार्जेस। तो वो ड्रॉ 54 पेज पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। एक बार गो थ्रू कर लो पुरानी टेक्स्ट बुक। मुझे याद नहीं, मैं 1 मिनट इसमें देख लूं, शायद मेरे पास अगर अवेलेबल हो तो मैं बता देता हूं तुमको। एक सेकेंड, मैं इसमें होगा शायद, मैं देख बता देता हूँ। हाँ ये वाला, ये पेज नंबर 54 पे ये डायग्राम है। ऐसा डायग्राम होगा तुम्हें, देख लो सबको डायग्राम दिख रहा है? क्लियर?
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है पॉइंट चार्जेस डायपोल, और ये है दो पॉजिटिव चार्ज। ये सब तुम्हें ड्रॉ करना होगा। ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए ये होता है, ये पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और इसके नीचे जाएंगे तो ये डायपोल के लिए, और ये दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये तुम्हें ड्रॉ करना होगा एग्जाम में। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक बार देख लो अच्छे से, डाउट हो तो क्लियर करो। परफेक्ट पेज में याद था मुझे थोड़ा, इसीलिए मैंने करवाया था। क्लियर है एवरीवन? हटा दो ये, तो ये खुद पेज नंबर में देख लेना तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा इसमें क्या आता है। बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं, पूरा ध्यान। तो ये था तुम्हारा कौन सा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या रहेगा सबको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर इक्विपोटेंशियल के जस्ट बाद एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान। भाई समझो अपने पास ये क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में से, ठीक है। और अपने पास दूसरा इसमें, यानी ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे अपने पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दो सरफेस है। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। एक पोटेंशियल समझो है V, और B का पोटेंशियल समझो है V प्लस DV। एज्यूम कर रहे हैं एक का V है और एक का थोड़ा चेंज है, V प्लस DV। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है dr। तो हमें समझो यहां से Q चार्ज को हमें नीचे की तरफ ले जाना है, मतलब हमें ले जाना है B से A Q चार्ज को। तो B से A ले जाने के लिए अगर हम वर्क डन की फॉर्मूला लगाएं तो वर्क डन की बेसिक फॉर्मूला होती है Q डेल्टा V, और यहां वर्क डन की फॉर्मूला होती है F इंटू dr। डेल्टा V मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम जा रहे हैं B से A, तो फाइनल होगा A, इनिशियल होगा B। F होता है खुद QE इंटू dr इज इक्वल टू Q। A का पोटेंशियल है V, B का पोटेंशियल है V प्लस DV। V कैंसल, QQ कैंसल, तो E इंटू dr क्या हो जाएगा, माइनस DV। तो E क्या बन जाएगा, माइनस DV बाय dr। या इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, dV बाय dr। तो ये है रिलेशन किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये 2 मार्क में काफी IMP थियरी है। इसमें तुम्हें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसको डिफाइन करना है। दूसरी बात, इसके बाद 2 लाइनें और लिखनी होती हैं। E इज इक्वल टू माइनस DV बाय dr तो है ही। जो माइनस है ना, हमें ये बताता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही हो वहां पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। समझाता हूं कैसे, ध्यान से समझना। यहां पे जैसे समझो कि पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें पता होगा पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऐसे जाती हैं बाहर, और समझो यहां पे एक पॉइंट है P और यहां पे एक पॉइंट है Q, 2 पॉइंट है। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, मतलब इस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मतलब P और Q को देखें ना, तो Q का पोटेंशियल P से कम हो जाएगा। मतलब यहां लिखेंगे P का पोटेंशियल VP, वो VQ से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है
वहां पोटेंशियल कम होता जाता है, मतलब P का ज्यादा होगा, Q का कम होगा, और दूर जाएंगे तो और कम होगा। समझो अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज में लाइंस अंदर आती हैं, तो यहां अगर मैं P पॉइंट और Q पॉइंट लू ना, तो यहां पे लाइन देखो अंदर है, मतलब इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जा रहा है, तो सिस्टम वाई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो P का पोटेंशियल कम होगा, Q का ज्यादा, यानी यहाँ पे VQ बड़ा होगा, VP छोटा होगा। तो जिस तरफ लाइन की डायरेक्शन हो उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्लियर रहेगी बात सबको इतनी? क्लियर? डाउट हो तो पूछो, एक बार अच्छे से देख लो। याद रहेगा, जिस तरफ डायरेक्शन हो वहां पे पोटेंशियल धीमे धीमे डिक्रीज होता है। बेटा ये बोर्ड में 2 मार्क में आता है, टेस्ट की नहीं दे रहा हूं मैं, जहां भी आएगा 2 मार्क में आता है, क्योंकि तो बहुत ऐसे वो नहीं, वो अंदर से निकालते हैं सर क्या पूछने वाले हैं कल, क्योंकि अपना पूरा नाम लिख। मैं फिर से समझा देता हूं, ध्रुवील समझना, एरो जिस तरफ हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो, उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। जैसे इसमें एरो ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ पोटेंशियल कम होता जाएगा, मतलब पहले P आया बाद में Q आया तो Q का पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे P का पोटेंशियल VP Q के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। यहाँ फील्ड लाइंस नीचे की तरफ है तो पोटेंशियल नीचे की तरफ कम होता जाएगा, तो P का पोटेंशियल कम होगा, इसमें Q का क्या होगा, ज्यादा। मतलब जिस तरफ लाइन जा रही हो वहां पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। क्लियर ध्रुवील बेटा? समझ आया ध्रुवील? अच्छे से देख लो बेटा, तो फिर मैं आगे वाले टॉपिक पे बढ़ूं। ओके गुड, यस ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये तो था सिंपल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। 3 मार्क में आता है ये टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। इसका मतलब अगर किसी मेटल को, मेटल समझते हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब मेटल हैं, अगर मेटल को हम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। पूरा ध्यान में समझो, अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं एक मेटल का पीस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे पास हो रही है, ठीक है। जैसे अंदर मेटल का पीस रखेंगे ना, तो मेटल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। तो जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हें पता होगा स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, खत्म होती है नेगेटिव चार्ज पे। ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स इन नेगेटिव चार्ज। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसको रखा है? मेटल को रखा है। मेटल के पास क्या ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो जैसे मेटल यहां रखेंगे ना, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, वो दौड़ते हुए इस तरफ जमा हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव यहां जमा होगा ना, तो यहां जमा होने लगता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से मेटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाती है।
मतलब बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दी हुई है, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो जिसकी वजह से मेटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर कितनी हो जाती है, 0, और टोटल चार्ज भी कितना हो जाता है, 0। मतलब जब हम मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से मेटल के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती हैं, एक बाहर से आई हुई, दूसरी अंदर जनरेट हुई, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। बाहर से देखो लेफ्ट से राइट है, अंदर जनरेट हुई वो राइट से लेफ्ट है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0, और रिजल्टेंट चार्ज भी क्या हो जाता है, 0। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन मेटल इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। क्या फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ मेटल, पहला पॉइंट। दूसरा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज 0। Resultant electric field inside the metal is 0. The net charge inside the metal is 0. Again I repeat, when metal is subjected to external electric field, then first point, electric charge is distributed on the surface of metal. Second thing, the resultant electric field inside the metal becomes 0. The net charge inside the metal becomes 0. यहां तक सबको क्लियर हुआ, किसी को डाउट इसमें? अब दूसरी बात, अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस, Vp माइनस Vq क्या होता है, इंटीग्रेशन P से Q E डॉट dr। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, 0 है, यहां 0 कर देंगे तो Vp माइनस Vq भी क्या हो जाएगा, 0। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vq। इसका मतलब मेटल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। मतलब अगर सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है तो अंदर हर पॉइंट पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। तो when metal is subjected to external electric field, then first point, electric charge is distributed on the surface of metal. Second thing, the resultant electric field inside the metal becomes 0. Third, the net charge inside the metal becomes 0. Fourth, the electric potential inside the metal is the same at each and every point, which is equals to the potential at the surface। मतलब जहां जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होगा। ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0 हो गई लेकिन बाहर तो है, तो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एग्जैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये खास ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मेटल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटल। आउटसाइड द मेटल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटल, और उसकी वैल्यू, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ मेटल इज E is equal to sigma by epsilon naught. Clear? Again I repeat, when metal is subjected to external electric field, then first point, electric charge is distributed on the surface of metal. Second thing, the resultant electric field inside the metal becomes 0. Third, net charge inside the metal becomes 0. Fourth, potential inside the metal is same at each and every point. Fifth, electric field is perpendicular to the surface and its value is E is equal to sigma by epsilon naught. ये क्लियर? अब सिक्स्थ पॉइंट करने से पहले 5 कवर हुए तो मुझे बता दो, क्लियर हुए हो तो 5 के 5 कवर हो गए तो मुझे बोलो हाँ सर 5 कंप्लीट है, फिर मैं तुम्हें 6 बताऊं। मेहुल बेटा बहुत बढ़िया, क्लियर।
ओके चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, मतलब पॉइंट नंबर कौन सा, 6 क्या है, अगर किसी मेटल के अंदर कोई कैविटी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज है, मेटल के अंदर कैविटी, कैविटी समझते हो, कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, मतलब पूरा जो है ये मेटल है, अंदर खाली चार्ज है। तो अगर कोई कैविटी मेटल के अंदर है और उसके अंदर कोई चार्ज है, तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना, Q इंटू ई, तो ई तो जीरो है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर कोई चार्ज कैविटी के अंदर है तो उस चार्ज पे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे तुमने सुना होगा जब हम प्लेन में बैठते हैं, प्लेन के अंदर, तो प्लेन जब स्काई में फ्लाई करता है आराम से, अगर आसपास लाइटनिंग होती है, बिजली होती है ना, तो प्लेन पूरा मेटल का बना है और हम लोग कहाँ होते हैं, उस मेटल की कैविटी में, जिसकी वजह से बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का असर हम पे नहीं होता। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड मतलब बचाव, मेटल हमें बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाता है। समझ आई बात। तो टोटल कितनी पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। एक बार नोट्स में 6 के 6 पॉइंट्स गो थ्रू कर लो तो याद हो जाए, 3 मार्क में क्वेश्चन आता है ये, अच्छे से देख लो। 6 के 6 पॉइंट्स, एक एक लाइन, एक एक वर्ड गो थ्रू कर लो, 6 पॉइंट्स अच्छे से। बढ़िया बढ़िया बेटा। तो यहां तक जो पोर्शन था वो पूरा डिपेंड था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। पहले पहले पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, डायपोल का पोटेंशियल क्या होता है, फिर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा है वो क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के डिजाइन, वो पेज नंबर 54 बोला मैंने। इसके बाद E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। और अभी हमने कौन सा पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो ये टॉपिक पोटेंशियल पे डिपेंडेंट था। अब हम शुरू करने वाले हैं, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इजी है कंपैरेटिवली पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, और ज्यादा मार्क में भी आता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल से। सर विल लेक्चर हैपन टुमारो, यस लेक्चर जैसा होगा वैसा होता है, क्योंकि 1.5 घंटे की टेस्ट है ना। डेढ़ घंटा बेटा, 40 मार्क की टेस्ट रखी है मैंने, 1.5 घंटे में हो जाएगी तुम्हारी। आज मैं कैपेसिटेंस वाला टॉपिक कर लेता हूँ। थके तो नहीं हो ना, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना, अभी तो 10:15 ही बजे हैं, सब एनर्जेटिक एकदम, कि डाउट कुछ। हाँ 40 मार्क की टेस्ट है, 1.5 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे नहीं, 1.5 घंटा। अभी तो पूरी रात बाकी है, नहीं नहीं इतना नहीं पढ़ना हमें। बहुत बढ़िया मेहुल, बहुत बढ़िया। हाँ कैपेसिटेंस खत्म करवा देता हूँ। एनर्जेटिक बट नॉट माई मोबाइल, मोबाइल में चार्ज में रख दो। वी रेडी टू डू स्टडी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस ऐसे एक एनर्जी लाओ, पूरी नाइट नहीं, आराम से सुबह उठे भी, ऐसा ना हो कि पूरी रात पढ़े और सुबह एग्जाम देने की ताकत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम कैपेसिटेंस, पूरा ध्यान।
चलो बढ़ते हैं। टॉपिक है कैपेसिटेंस, सिंबल सी। ठीक है, हाँ सुबह स्कूल जाना होगा तो मैं इसीलिए, हाँ क्लियर। चलो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को अगर हम नाम के हिसाब से जाएं, इसका मीनिंग होता है द कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो ये टेस्ट हो गई, ठीक है, तो आराम से बैठा। मेरा एक स्टूडेंट है बेचारा, रात को सुबह टेस्ट नहीं देने आया, तो आज रात को टेस्ट देने आया मेरे सामने बैठ के। बोलो, उसकी सुबह बेचारे की टेस्ट मिस हो गई थी। गुड बेटा, बहुत बढ़िया, पूरा ध्यान। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब द कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। द कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यानी सी, और सी की बेसिक फॉर्मूला होती है Q बाय V, मतलब यूनिट वोल्टेज पे कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मटेरियल के डायमेंशंस पे। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मटेरियल के डायमेंशंस पे, और साथ में डिपेंड करता है मीडियम की परमिटिविटी पे। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ मटेरियल एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो बेसिक मतलब द कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। यूनिट, तो यूनिट सिंपल है कूलम पर वोल्ट, या फिर इसका यूनिट होता है एफ। एफ मतलब फराड, फराड भी बोलते हैं इसको, होता है फराड। क्लियर। डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें निकालना आता होगा, चलो मुझे बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा। बोलो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो कूलम पर वोल्ट का। बताओ डायमेंशन फॉर्मूला। है याद रखना, m -1 l -2 t 4 a स्क्वायर। देखो सबका ही आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया मेहुल, बहुत बढ़िया। ध्रुविल काफी बढ़िया बेटा। आदित्य सही है बेटा एकदम। T4 लिखा है तो नहीं, T3 लिखा है तूने, D4 आएगा, T4 a स्क्वायर। अवनी बहुत बढ़िया बेटा। चिराग बहुत बढ़िया। सिमरन बहुत बढ़िया, गुड। कुकी बहुत सही है बेटा। क्लियर हुआ? m -1 l -2 T4 और a का स्क्वायर। क्लियर। तो ये तो तुम्हें बेसिक आ जाएगा। अब कैपेसिटेंस में सबसे पहला आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की फॉर्मूला C इज इक्वल टू बेसिक होती है Q बाय V। पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू KQ बाय R। तो V की जगह डाल देंगे KQ बाय R। Q कैंसिल, R ऊपर आ जाएगा, C क्या बन जाएगा? R बाय K। हमने पढ़ा है K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो याद रखना है या तो R बाय K या तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर। और मैंने बताया ना कैपेसिटर डिपेंड किस पे करता है? दो चीजों पे। R मतलब डायमेंशंस, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। याद रखना कैपेसिटेंस कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता। Q और V का रेशो C है, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, रेशो सेम रहेगा। तो कैपेसिटेंस कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करते। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करते हैं? डायमेंशंस पे और परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे। क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर?
ठीक है, तो ये क्लियर सबको? स्फेरिकल कैपेसिटर। बढ़ूं आगे मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, बहुत बढ़िया। ये था स्फेरिकल कैपेसिटर। अब है टॉपिक, मोस्ट टाइम टॉपिक 3 मार्क में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पूरा ध्यान। हाँ ओके, बहुत बढ़िया आदित्य। जो टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जिसमें 2 प्लेट्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं? 2 प्लेट्स होती हैं। उन 2 प्लेट्स में एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज होता है। इसको बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें प्लेट का शेप कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, सर्कल या कोई और शेप। दोनों के बीच में समझो डिस्टेंस कितना है, d। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, दूर जाता हुआ, नेगेटिव का अंदर की तरफ। इसका मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। कैपेसिटर तभी बनेगा जब एक प्लेट पॉजिटिव हो और एक प्लेट नेगेटिव। दोनों अगर पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो कैपेसिटर नहीं बनेगा। कैपेसिटर कब बनेगा? जब एक प्लस और एक माइनस हो। अब प्लस हो कि माइनस हो, दोनों प्लेट्स हैं। प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, गॉस की दूसरी एप्लीकेशन। एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का भी होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, एक सेकंड, शायद ब्लर हो गया है, पूरा ध्यान। हाँ इसे देख लो। एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E, वो होगा दोनों का एडिशन। कौन सा? E1 प्लस E2। पता नहीं बार बार ब्लर क्यों हो रहा है, शायद कलर्स की वजह से। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, येलो कर लेता हूँ। दो मिनट ना, हो जाएगा क्लियर। कभी कभी ज्यादा कलर होते हैं तो ब्लर करने लगता है। अब शायद ठीक है। ठीक है, सबको दिख रहा है अभी क्लियर? हाँ ना, ये बीच वाला ना, ये कलर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमको। इस कलर को हटा देते हैं, ये ब्लू कलर ना, ठीक है इसको हटा देते हैं। चलो, कभी कभी कलर की वजह से ब्लर हो जाता है। अब ठीक रहेगा, पूरा ध्यान देख लो एक बार। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नेगेटिव का भी इस तरफ, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एडिशन होगा। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल करेंगे इसको तो E मिलेगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कैंसिल, तो E क्या बन जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये E मिल गया। पोटेंशियल की एक फॉर्मूला होती है, दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू ED। इसको हम वेद के नाम से भी जानते हैं, V इज इक्वल टू ED। E की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। सिग्मा होता है Q बाय एरिया, Q बाय एरिया। सिग्मा की जगह पे क्या लिख देंगे? Q बाय एरिया। फिर इसमें Q इस तरफ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा V बाय Q इज इक्वल टू D बाय एप्सिलॉन नॉट A। इसका उल्टा करेंगे तो Q बाय V मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। Q बाय V को बोला जाता है C, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12, A मतलब प्लेट का एरिया, D क्या है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। और याद रखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है।
इसमें एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर बीच में मीडियम डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, मीडियम डाल दिया जाए, तो ये फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जिसमें के क्या है, मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है के मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर। अब अच्छे से एक बार पूरा गो थ्रू कर लो नोट्स में से भी, तो तुम्हें हो जाएगा क्लियरली। गोविंद कुमार, लाइव क्लास का टाइम, लाइव क्लास का टाइम नॉर्मली सैटरडे संडे के रात को ही होता है, 9-10 बजे के आसपास। अच्छे से देख लो भाई, ये थियोरी भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में आती है। इसमें बाद में तुम्हें हर थियोरी में वो लिखनी पड़ती है ना, एज शोन इन फिगर, कंसीडर, प्लेट्स वगैरह जो भी है वो नोट्स में है, वो अच्छे से देख लेना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। है इजी टॉपिक। क्लियर सबको, बढ़ूं आगे। तो ये था कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जो हम करने वाले हैं वो है सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत सिंपल टॉपिक है और 2 मार्क में नॉर्मली आता ही है। डिफरेंस डिस्टेंस और डिफरेंट कैपेसिटर मीडियम की फॉर्मूला बताओ। अच्छा वो तो कोई बात नहीं, वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ क्या है। देख लो दूसरी बात, हम क्या करेंगे, एक बार जेई नीट का फिर से कंडक्ट करेंगे ना, चैप्टर 2 का जेई नीट पोर्शन, उसमें सारा कैपेसिटेंस का बता दूंगा जो बुक में से बाहर है। अब यहाँ ध्यान, टॉपिक है कौन सा, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। वे समझो एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। नीचे बैटरी लगा दी माइनस प्लस V वोल्ट की। जैसे बैटरी लगाते हैं ना, तो धीमे धीमे यहाँ से नेगेटिव चार्ज पास होता है, ये प्लेट नेगेटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। समझो ये C1, C2 और C3। सीरीज कनेक्शन में एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज हर कैपेसिटर का सेम होता है। मतलब अगर बैटरी ने Q चार्ज रिलीज किया तो हर कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा, Q चार्ज मिलेगा, लेकिन हर कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग होगा। मतलब अगर टोटल पोटेंशियल करूं तो टोटल पोटेंशियल 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने फॉर्मूला पढ़ी है C इज इक्वल टू Q बाय V। अगर V को सब्जेक्ट बनाओ तो V क्या मिलेगा, तो V मिलेगा तुम्हें Q बाय C। तो V1 हो जाएगा Q बाय C1, V2 हो जाएगा Q बाय C2, V3 हो जाएगा Q बाय C3। सब में से Q कॉमन आ जाएगा, तो V क्या बन जाएगा, Q कॉमन, ब्रैकेट में 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q डिवाइड में तो V बाय Q क्या बन जाएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। हमने पढ़ा है Q बाय V C होता है, तो V बाय Q क्या होगा, 1 बाय C। तो 1 बाय C हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कनेक्शन में चार्ज हर कैपेसिटर का सेम होता है, लेकिन वोल्टेज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। और सीरीज कनेक्शन में एक और बात इंपॉर्टेंट है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is smaller than the smallest value capacitor। मतलब इन 3 में से जिसकी वैल्यू छोटी होगी, लास्ट वाला आंसर उस छोटी वैल्यू से भी छोटा आएगा। इट्स स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू कैपेसिटर। समझ आए बात सबको, बात देख लो एक बार अच्छे से। गोविंद कुमार, स्फेरिकल कैपेसिटर में जस्ट थोड़ी देर पहले ही करवाया था, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। वो पीछे वाला वीडियो लाइव लेक्चर में देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा। ये सीरीज कनेक्शन है।
कौन सा एग्जाम्पल कुकी? गुड बेटा जूही। जूही बेटा आपसे तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना, अब तो धीमे धीमे सब क्लियर हो रहा है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर। गुड बेटा गुड, बहुत बढ़िया जूही। एग्जाम्पल 1 देखता हूँ, अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो बताता हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में लेक्चर में समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। जब चैप्टर 3 का रिवीजन लेंगे तब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये था कौन सा कनेक्शन? सीरीज। अब इसमें आता है कौन सा कनेक्शन? पैरेलल। पूरा ध्यान पैरेलल पे। सर एक क्यूब वाला था ना जिसमें करंट फाइंड करना था, वो भी करवा दो। वो अभी नहीं बेटा, वो जब चैप्टर 3 का रिवीजन चलेगा तब करवा दूंगा। फिर से ब्लर हो गया थोड़ा बहुत, सीधा हो जा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब है टॉपिक पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। अभी हमने कौन सा पढ़ा था? सीरीज कनेक्शन। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल देखो ऐसा होता है, नीचे बैटरी। पैरेलल कनेक्शन में एक प्लेट हो जाएगी नेगेटिव, एक प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव। पैरेलल कनेक्शन में मान लो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में क्या था? सबका चार्ज सेम था, इसमें सबका वोल्टेज सेम होता है। तो इसमें जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमने फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू Q बाय V, तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 होगा C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। V कॉमन सब में से क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। Q बाय V, तो Q बाय V मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो Q बाय V होता है C क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 प्लस, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? सबका एडिशन। समझ आई बात सबको? इसमें लास्ट वाला आंसर क्या आएगा? लार्जर देन दी लार्जेस्ट वैल्यू कैपेसिटर, उसमें था स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट वैल्यू। देख लो अच्छे से। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। हाँ बेटा वो अभी इसके बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। मीडियम डालने से कैसे फर्क पड़ता है वो एकदम लास्ट थियरी है, तो जस्ट यहाँ तक है। वैसे मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो गया है, अब तुम भी थके होंगे तो आज यहीं रखें। ऐसा करें फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे बढ़ाएंगे, सम्स वगैरह और थोड़ा JEE नीट वाला टॉपिक। हाँ ठीक है, बना के भेज दूंगा मैं डायमेंशन फॉर्मूला। नीट वाले में एमसीक्यू प्रॉब्लम वो तो होगी, जब ये क्लियर हो जाएगा ना आपको कंसेप्ट, फिर इजी लगने लगेंगे। गोविंद कुमार तुम्हारा टाइम अभी है ना, हर बार जो भी लेक्चर होगा ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसमें लाइव लेक्चर कब होगा वो आ जाएगा। मैं मतलब 8-10 घंटे पहले ही डाल दूंगा अभी, अब लाइव लेक्चर होने वाला है तो आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर? हाँ बेटा ध्रुवेल, बाद में मैं तुम्हें यूनिट्स की भेज दूंगा पूरी शीट। मंत्र पड़ोसन नो प्रॉब्लम था, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ बेटा, सुबह थोड़ा काम में था और लेक्चर लिया, तो कल लगते हैं, कल सुबह फिर जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। सर्कस 11th का जब दूसरा लेक्चर होगा JEE नीट का वाला, वो मैं तुम्हें मैसेज डाल दूंगा, जो भी टॉपिक करवाऊंगा उसका मैसेज आ जाएगा।
तुम नहीं थके हो तो पढ़ो, तुम्हें तो अभी चैप्टर में 1 2 3 तीनों पढ़ने, कल एग्जाम है तुम्हारे 1 2 3 की। हाँ बेटा, गुड नाइट गोविंद बेटा। ओके सो नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, एंजॉय। वीक में से 2-3 लेक्चर अपने रखेंगे, उस हिसाब से ये तुम्हारा जो रिवीजन है वो भी कवर होगा, और मैं अभी जे नीट के लेक्चर भी बढ़ा रहा हूँ धीमे धीमे, तो उस पर भी फोकस करना। अभी हम चैप्टर 4 का जे नीट लेक्चर करेंगे 1-2 दिन में, शायद ट्यूसडे के रात को रखेंगे 9:30 के बाद, जे नीट चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय द डे, सॉरी डे नहीं, एंजॉय द नाइट, पढ़ो बैठ के, तुम्हारा एग्जाम है कल, बाय बाय बेटा, गुड नाइट, बाय से बेटा, बाय बाय, वेरी गुड नाइट, ओके बाय बाय।